हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों आज है 4 मई 2023 और 4 मई 2023 का आपका एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग सभी प्रश्नों का जो है सही आंसर देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। एक पुस्तक दी गई थी जिसका नाम था मालगुडी डेज, तो उसके लेखक कौन थे, तो इसको ध्यान रखना आप लोग, आर के नारायण जी हैं। ठीक है, मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं और आर के नारायण का नाम आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें ऐसा प्रश्न दिया गया था कि दो फिल इन द ब्लैंक टाइप का दिया गया था कि चावल की खेती के लिए फिर एक ब्लैंक था, फिर था तापमान एवं फिर ब्लैंक था, फिर आर्द्रता चाहिए। तो देखिए यदि ऐसा प्रश्न था तो इसमें होगा कि चावल की खेती के लिए पहले ब्लैंक में होगा उच्च तापमान और दूसरे में हो जाएगा उच्च आर्द्रता, यानी दोनों में जो है उच्च भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि चावल के लिए देखिए खेती के लिए उच्च तापमान की भी आवश्यकता होती है और उच्च आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि ये प्रश्न पूछा गया था तो यही राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट आपसे एक पूछा गया था प्रश्न, एक प्रश्न पूछा गया था, उसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं, पूछा था कि किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक नृत्य कालबेलिया नृत्य, कौन सा? कालबेलिया नृत्य है जो कि राजस्थान में है। ठीक है, यह राजस्थान में होता है और यह विशेष रूप से कालबेलिया का नृत्य जो है यह राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। सबसे पहले आप समझिए कि जो कालबेलिया नृत्य है जिसका दूसरा नाम सपेरा नृत्य है, यह तो राजस्थानी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो इसका मतलब है राजस्थान राज्य में होता है। और दूसरा प्रश्न समझिए कि आपका जो राइट आंसर था वह राइट आंसर था कालबेलिया नृत्य, यही सपेरा नृत्य का दूसरा नाम है। ठीक है, तो और कालबेलिया नृत्य देखिए आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम एक और इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ये जो देखिए सेकंड शिफ्ट का आज एग्जाम हुआ है ये थोड़ा हार्ड हुआ है, इसको आप समझिए। इसके पहले जितने होते बहुत ज्यादा बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ, प्रश्नों का बेस जो है लेवल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान देंगे अब प्रश्नों का लेवल बढ़ता ही जाएगा। ठीक, इसलिए थोड़ा आप जो डीपली प्रश्न, हार्ड प्रश्न नहीं बन रहा है, थोड़ा डीप पूछने में चले जा रहे हैं। जैसे कोई प्रश्न है तो उसके अंदर से कोई चीज पूछ, जैसे मान लीजिए किसी का जीवन परिचय हुआ, तो जैसे मान लीजिए सूरदास जी हैं तो उनका जीवन परिचय नहीं पूछ रहे हैं, सूरदास के लड़के का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक में जा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान देना। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लिंगानुपात कितने व्यक्तियों पर किया जाता है। देखिए आपसे सूरदास नहीं पूछा जाएगा, बस हम आपको एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो है डीपली प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहा है एग्जाम, एसएससी यही काम हमेशा करती है। 2 दिन 3 दिन आपसे आसानी से पूछेगी, उसके बाद प्रश्नों का लेवल बढ़ा देते हैं। ठीक, इसको ध्यान है। अब देखिए लिंगानुपात कितने व्यक्तियों पर लिया जाता है, तो हम प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्टों में आपको सबसे पहले लिंगानुपात बताते हैं, उसके बाद उसका आंसर बताते हैं। देखिए लिंगानुपात क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, तो देखिए जो लिंगानुपात कितने व्यक्तियों पर लिया जाता है, तो ध्यान रखना 1000 पुरुषों पर, और 1000 पुरुष आपके ऑप्शन में भी दिया गया होगा और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात है, 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को पढ़ के जाइए और वहां से प्रत्येक शिफ्ट में आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री से एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अकबर के बाद शासक कौन बना था। ठीक है, तो देखिए जो अकबर के बाद शासक बना था वह बना था कौन? जहांगीर। अकबर के बाद शासक कौन बना था? जहांगीर, और जहांगीर आपके ऑप्शन में भी देखिए दिया गया था और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है। तो देखिए जो भारत है हमारा देश, ठीक है, हमारा प्यारा देश भारत है, इसकी सीमा 7 देशों के साथ लगती है। कितने? 7। अब इनका नाम आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ऑप्शन में कभी पूछ सकते हैं कि भारत के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है, तो 3 ऐसे देंगे जो लगती है, एक नहीं देंगे, ऐसे एक गलत नाम रहेगा जो नहीं लगती है। इसको इसलिए आप इसको थोड़ा देख के जाइए। देखिए इसमें है पाकिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, यही 7 देशों के साथ जो है हमारी सीमा लगती है। अब आप इनको ध्यान रखना। देखिए आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है। सिरके का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो ध्यान रखना एसिटिक अम्ल होगा। और हमने आपसे आज के फर्स्ट शिफ्ट में और 2 तारीख के 3 तारीख के दोनों यानी तीनों शिफ्टों में कहा था कि आपसे जो है रासायनिक नाम जरूर पूछा जाएगा इन सभी चीजों का, और देखिए यहाँ पर पूछा भी गया है। देखिए सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, और सूत्र जब पूछा जाए तो ध्यान रखना CH3COOH होता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको जरूर ध्यान दिया जाए। ठीक है, उनको आप स्किप ना करिए वीडियो को, नहीं तो आप बहुत चीजों को छोड़ देते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे होता है एक खाने का सोडा है, एक धामन सोडा है, इन दोनों का सूत्र और इन दोनों का रासायनिक नाम याद करके रखिए। जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, ठीक है, उनसे जरूर ये नेक्स्ट स्टेप में पूछा जाएगा, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा चीज,
अब आपसे पीएच वैल्यू पूछी जाएगी, किसकी किसकी, जैसे जल की, रक्त की जिसे ब्लड यानी खून की, ठीक है, और नींबू का पीएच मान, ये सभी ध्यान रखना कि किसका पीएच मान क्या, पीएच मान से प्रश्न बनेगा। और तीसरा पॉइंट है आपका कि किस विटामिन से किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जैसे रतौंधी हुआ, बेरी हुआ, ठीक है, ये सब रोग किसकी कमी से होते हैं। या फिर जो जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम अब पूछे जाएंगे विटामिन का, इनका ध्यान रखना। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने बताया, यही अब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे साइंस में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसी तरह से हम आपको और भी चीजों को बताते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका कि जो कोर्बिलन कप है ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए एक कोर्बिलन कप होता है, ये किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस में। और ध्यान रखना ये महिलाओं के लिए है, ठीक है, जो कोर्बिलन कप है ये टेबल टेनिस से संबंधित है और ये महिलाओं को ध्यान दिया जाता है, इसको आप लोग विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 43 का बी यानी अनुच्छेद 43 का ख किससे संबंधित है। तो देखिए जो अनुच्छेद का 43 का ख है इसमें है सहकारी समितियों का गठन, ठीक है, अनुच्छेद 43 का ख हमें सहकारी समितियों का गठन प्रदान करता है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अनुच्छेद से संबंधित कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने प्रमुख अनुच्छेदों को रखा है, उसका टाइटल रखा है कि प्रमुख अनुच्छेद। एसएससी जितने भी अनुच्छेदों को पूछती है सभी को वहां पर हमने डिस्कस किया है और इतनी आसान शब्दों में, इतनी आसान चीजों से, इतने आसान तरीकों से हमने वहां पर आपको समझाया है। मात्र 30 मिनट की वीडियो है। 30 मिनट की वीडियो जब आप देखेंगे तो आप 1 से लेकर 300 जितने भी 359 या 60 जो भी, सॉरी शॉर्ट नहीं है, 300 कुछ करके हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं सभी अनुच्छेदों को आप एकदम आसानी से 30 मिनट के अंदर सीख जाएंगे। आप भरोसा रखिए और मैं आपसे वादा करता हूं प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्टों में एक अनुच्छेद का प्रश्न देखने को मिल रहा है और मिलेगा। इसे सभी लोग उस वीडियो को एक बार देख लेना। कम समय में अधिक से अधिक शब्दों को हम आपको हमेशा बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों कि बाल विवाह 18 से 21 वर्ष कब किया गया। पता नहीं, ये पूछा गया था कि इसी से रिलेटेड एक कोई प्रश्न जरूर है, इसको हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका जो है बाल विवाह को जो है 18 से 21 वर्ष अभी 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक। कब किया था, तो 15 अगस्त 2020 को लाल किले के अपने संबोधन में बेटियों को शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई थी। अब देखिए होता क्या है कि हमको जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को ही द्वारा प्राप्त होते हैं। कुछ भैया बहने जो क्वेश्चन को बताने का प्रयास करते हैं लेकिन वो सही क्वेश्चन उनको न याद होने के कारण या फिर भूल जाने के कारण वो सही प्रश्न नहीं बता पाते हैं, लेकिन इतना बताते हैं कि सर 18 से 21 वर्ष के लेकर कुछ चीजें पूछी गई थी, तो उस प्रश्न को समझकर हम राइट आंसर आपको बताने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत होता है, यदि आपको याद हो तो उसका सही प्रश्न जरूर बताना आप लोग, जिससे कि उसका राइट आंसर बताया जा सके। आने वाले एग्जामों में जितने भी भैया बहन का भी एग्जाम रुका हुआ है उनका थोड़ा भी हेल्प किया जा सके इस माध्यम से, ठीक है। यदि ये प्रश्न गलत होता है तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताना, इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारा। देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था जो कि एक्यूरेट एकदम राइट आंसर है कि रावण पहाड़ी करके था, रावण या रावण पहाड़ी ऐसे करके पूछी गई थी कि इसकी गुफा कहाँ स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर था कर्नाटक। देखिए आंसर आपको एकदम एग्जैक्ट बताया जा रहा है पहाड़ी वाला, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा हम डाउट में है, रावण था कि रावण ऐसे कुछ करके था, लेकिन इसका एकदम राइट आंसर है कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका हरे एवं कोमल तना वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो देखिए ऐसे पौधे जिनके जो है हरे एवं कोमल तने होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं पता है, हर्बल कहा जाता है इनको। आपको ध्यान देना है, पर हर्बल कहा जाता है। इसमें जैसे टमाटर गेहूं के पौधे आते हैं, ठीक है। और यदि आपके ऑप्शन में हर्बल नहीं दिया गया था तब आपको ध्यान देना है, एक और चीज है इंपॉर्टेंट कि जिन पौधों का तना मुलायम होता है उन्हें शाक भी कहते हैं। क्या, शाक भी। जैसे इनमें कौन कौन सी होती हैं, गोभी, धनिया, गेहूं। ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपके ऑप्शन में पूरा भरोसा है कि हर्बल दिए होंगे यदि ये प्रश्न था, और यदि हर्बल नहीं था तो आप ध्यान रखना शाक तब दिए होंगे, तब शाक सही कर देना, लेकिन ठीक है वैसे हमें भरोसा है हर्बल होगा 100%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 36वीं संसदीय राज्यसभा समिति की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए जो 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता की गई थी यह हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई, ठीक है। वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई थी। अब देखिए एक युद्धाभ्यास होता है जो कि हुआ था बोस्टक युद्धाभ्यास। अब देखिए इसको हम ये भी बताएंगे कि क्यों पूछा गया है। देखिए बोस्टक युद्धाभ्यास 2022 किसके बीच में हुआ था, शायद यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। ध्यान रखना यदि किसके बीच में पूछा था तब राइट आंसर है भारत और चीन देश के बीच में, और यदि पूछा जाए कि कहां पर हुआ था तो ध्यान रखना रूस में हुआ था, ठीक है। यदि पूछा गया कि बोस्टक युद्धाभ्यास 2022 कहां हुआ तो रूस में, यदि किसके बीच में पूछा गया था तो भारत और चीन के बीच में पूछा गया था। और यदि दोस्तों ये दोनों प्रश्न न होकर कोई तीसरा प्रश्न था आपको याद हो तो आप जरूर कमेंट कर देना, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न है कि सिमोन वाइल
का संबंध किस खेल से? तो इसको हमने पहले डिस्कस कर दिया है, जिम्नास्टिक। देखिए नहीं इसको नहीं डिस्कस किया। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिमोन वाइल्स का संबंध किस खेल से है? तो देखिए जो सिमोन वाइल्स का संबंध है ये जिम्नास्टिक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि जिम्नास्टिक से अभी तक प्रश्न उठाए जा रहे हैं, ठीक है, जिम्नास्टिक से ही प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जिम्नास्टिक से ही खिलाड़ियों के नाम, जिम्नास्टिक से ही संबंधित चीज़ों को पूछा जा रहा है। और ये थोड़ा डीपली प्रश्न भी था, ऐसा हम जरूर कहेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए जो सिमोन वाइल्ड कप का संबंध था ये जिम्नास्टिक से था, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करें। अगला प्रश्न आपसे एक पूछा गया था कि ओलंपिक में पहला पदक भारत की तरफ से किसने जीता? तो शायद ये बैडमिंटन के लिए अगर पूछा गया था, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर बैडमिंटन के लिए पूछा था। तो देखिए यदि ऐसा पूछा था कि ओलंपिक में पहला पदक जो है, स्वर्ण पदक जो है भारत की तरफ से बैडमिंटन में किसने जीता था, तब आप ध्यान रखना साइना नेहवाल ने जीता था, ठीक है। लेकिन यदि ये प्रश्न न होकर ऐसा पूछा गया कि ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस व्यक्ति ने जीता था, तब देखिए वहाँ पर एक नाम और दिया गया होगा आपका, प्रिचर्ड करके, नॉर्मन प्रिचर्ड करके। देश के आज़ाद होने से पहले नॉर्मन प्रिचर्ड ने भारत के लिए पहला इंडिविजुअल मेडल जीता। भारतीय पुरुष हॉकी खेल दिग्गज हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नेतृत्व में 29 गोल किए और एक भी गोल खाए बिना उन्होंने अपना पहला स्वर्ण ओलंपिक पदक जीता था। देखिए इसको थोड़ा समझ जाइए, यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न, यदि महिला दिया था कि बैडमिंटन से संबंधित स्वर्ण पदक, तब तो साइना नेहवाल एकदम एक्यूरेट आंसर है आपका, 100% सही है। लेकिन ये पूछा था कि पहले किसने जीता था, भारत का सबसे पहला जो है ओलंपिक पदक में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो आपका तब राइट आंसर होगा नॉर्मन प्रिचर्ड ने, जो कि हॉकी में जीता था, ठीक है, हॉकी में जीता, इसको ध्यान रखना। अगर ऐसा है तो नॉर्मन प्रिचर्ड का नाम जरूर दिया होगा और यही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एनेस्थीसिया में कौन सी गैस होती है? देखिए कुछ लोग तो इसको देख के परेशान हो गएंगे, लेकिन देखिए जो एनेस्थीसिया गैस है इसमें नाइट्रस ऑक्साइड का यूज होता है। एनेस्थीसिया में नाइट्रस ऑक्साइड का गैस होता है। अभी आप थोड़ा सा विस्तार से जब देखेंगे ना तो आसानी समझ जाएंगे। देखिए एनेस्थीसिया गैस या वाष्प के रूप में होता है, यह वाष्प के रूप में होता है जो एनेस्थीसिया गैस है, जिसे इंजेक्शन के माध्यम से मरीज को दिया जाता है या फिर इसे सूंघाया जाता है, ठीक। अब देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जिसे प्राय हॉस गैस, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखें, आपसे पूछ सकते हैं कि हॉस गैस या फिर लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तब भी आपका राइट आंसर वहाँ पर होगा नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है, लाफिंग गैस या NOx गैस कहा जाता है। एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है, ठीक है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र N2O होता है और ध्यान रखना है इसको ही लाफिंग गैस भी कहा जाता है। और जो एनेस्थीसिया में कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड ही आपका राइट आंसर था और यही आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था इससे से कि सिमोन वाइल्स का संबंध किससे है, तो इसको तो हमने डिस्कस कर दिया, जिम्नास्टिक से था। अगला प्रश्न आपसे एक और प्रश्न पूछा गया था कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो ध्यान रखना बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह ही नहीं है, ठीक है, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अब दोस्तों हम आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे हैं, 3 ऐसे प्रश्न हैं जो हमको नहीं मिल पाए हैं, लेकिन उनसे ये चीज मिला है कि हाँ सर इसी से पूछे गए थे। तो देखिए एक तो वैज्ञानिक नाम साइंस में पूछा गया था और हम प्रत्येक शिफ्ट में कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं कि जैसे मटर हुआ, मनुष्य हुआ, मोर हुआ और जो चीजें होती हैं जिनका वैज्ञानिक नाम होता है जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में, उनको जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। वैज्ञानिक नाम 1-2 जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और हमने पहले ही बता दिया, विटामिन को बता दिया, पीएच मान बता दिया है आपको, इन सबसे प्रश्न बनने वाला है। और फिजिक्स से याद बनेगा तो मात्रक पूछेंगे, ऐसा ही मात्रक पूछ लेंगे, जैसे कार्य का, उष्मा का, जूल का या फिर विद्युत का, इन सब का मात्रक आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये साई मात्रक क्या होता है, देखिए 2 मात्रक, एक सीजीएस पद्धति, एक एमकेएस पद्धति, उसमें नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपसे एसआई पद्धति पूछेंगे, ठीक है। एसआई पद्धति क्या होती है तो उसको ध्यान रखना है। और दूसरा आपसे देखिए एक प्रश्न पूछा गया था पद्म विभूषण का, कोई एक प्रश्न था, ठीक है, पद्म विभूषण। और तीसरा एक हिस्ट्री से बोल रहा है, कोई लड़का बोला था, कोई भैया बोले थे कि चालुक्य वंश से भी प्रश्न है, तो ध्यान रखना शायद चालुक्य वंश से भी प्रश्न पूछा गया है। हमने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। और हाँ आप लोग ध्यान देंगे कि अब जो है स्टैटिक जीके से प्रश्नों की संख्या कम की जाएगी, साइंस से प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी, इसलिए हम साइंस पर अधिक जोर दे रहे हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि आप जीके के प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाते हैं लेकिन साइंस में आप फंस सकते हैं, इसलिए हमने मेन पॉइंटों को हम डिस्कस करते चल रहे हैं। प्रत्येक शिफ्टों में बताते हैं कि नेक्स्ट शिफ्ट में या फिर नेक्स्ट डे कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए प्रत्येक दिन आप लोग जो है एनालिसिस की वीडियो जरूर देखिए। हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है कि एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम एनालिसिस करके, वहां से प्रत्येक शिफ्ट की वीडियो देखिए और एकदम फुल वीडियो वॉच कीजिए। क्यों? क्योंकि हम एक एक चीज़ों को डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट में क्या पूछ सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है, इस चीज़ को भी आपको बताते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में इतना जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगती है, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई, मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक में मिलेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।